देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, चेन्नई से हम लोग कई जगह पर घूमने गए, लेकिन हमें रात के करीब 9 बजे के बाद ये पता ही नहीं चला कि कब वक्त रात के लगभग 11 बजे के रूप में तब्दील हो गया। जब हमने एक नज़र हमारी घड़ी पर घुमाई तो हमने देखा कि रात के लगभग 11 बज रहे थे। तो मैंने प्रिया से कहा, अरे प्रिया, अब हमें होटल के लिए निकलना चाहिए। दरअसल मैं और मेरी बीवी प्रिया घूमने के लिए 2 साल के बाद कहीं नहीं गए हुए थे। हम लोग कई दिनों से चेन्नई घूमने के लिए आए थे। हम वहाँ से और भी कई सारी जगह पर घूमने के लिए जाने वाले थे। हम लोग एक होटल में रुके थे। रात 11 बजे के बाद हम लोग वापस होटल के लिए रवाना हुए, लेकिन उस जगह पर मैं पूरे तरीके से रास्ता भूल चुका था। हमारी गाड़ी से ही अब मुझे ये याद नहीं रहा कि आखिर हमें किस दिशा में जाना है, इसलिए मैं ऐसे ही ड्राइव करता रहा। लेकिन जब मुझे याद आया कि मैं रास्ता भूल चुका हूँ, तब तक मैं एक कब्रिस्तान के पास पहुँच चुका था। लेकिन मुझे इस बात का भी पता ही नहीं था। लेकिन जब मेरी नज़र बाहर की कब्रों पर पड़ी तो मैंने देखा कि अब मैं कब्रिस्तान के पास पहुँच चुका हूँ। प्रिया वहाँ के नज़ारे को देखते ही एकदम से चिल्लाती हुई बोली, देखो ना हम कहाँ पर आ गए। तो मैंने कहा, हाँ यार, हम तो सच में रास्ता ही भूल चुके हैं। प्रिया चिल्ला तो रही थी, मगर अब मैं भी यह जान चुका था कि अब इस जगह से निकलना मेरे लिए नामुमकिन है, क्योंकि उस वक्त रात पूरी तरीके से अंधेरे में थी। ऐसे में उस जगह से निकलना बहुत ही मुश्किल था। तभी अचानक से हमें ऐसा लगा कि कब्रिस्तान के अंदर कोई धीमी धीमी गति में चल रहा है। वह आवाज़ तो हमें साफ साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन वह कौन था हमें यही समझ नहीं आ रहा था। लेकिन वो तो वहाँ पर एक सुनसान पड़ा कब्रिस्तान था। इतने भयानक कब्रिस्तान के अंदर आखिर कौन ऐसा हिम्मत वाला आदमी होगा जो रात में उस जगह पर आने की हिमाकत कर सके। वह ज़रूर कोई ना कोई ऊपरी ताकत थी, यह मैं तो जान चुका था। लेकिन मैं चाहता था कि प्रिया को ये सब बातें पता ना चले, वरना वह मुझ पर काफ़ी भड़कने वाली है। उसके बाद वह आवाज़ धीरे धीरे तेज होने लगी, और इस बार जब मेरी नज़र एक ऐसे इंसान पर पड़ी जो कि पूरे कपड़े खोले हुए उस कब्रिस्तान में घूम रहा था। वो आदमी उल्टा चल रहा था। उसे देखकर मुझे तो काफ़ी डर लगने लगा। उसके बाद मैंने प्रिया के मुंह पर अपना हाथ रखते हुए उसका मुंह दबा दिया, ताकि प्रिया वहाँ पर कोई आवाज़ ना निकाल पाए। मगर हुआ इसका उल्टा। प्रिया ने मेरा हाथ हटाते हुए ज़ोर ज़ोर से मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया, और उसके चिल्लाने की आवाज़ शायद उस शख्स के कानों में पड़ गई। वह अचानक से पीछे पलटा, लेकिन अंधेरे में शायद उसे ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन मैं गलत था। वह तो सीधा हमारी गाड़ी के पास आया और फिर ज़ोर ज़ोर से घुर्राने लगा। उसके घुर्राने की आवाज़ काफ़ी भयानक लग रही थी। आखिर वो कौन था? कोई जिंदा था या फिर मुर्दा? सच में वह दृश्य काफ़ी भयानक और डरावना था। मैं अपने आप को किसी तरह संभालते हुए प्रिया को चुप करने लगा। वह शख्स लगातार अपनी दहाड़ने की आवाज़ों से हमारे दिल के अंदर डर और खौफ की आग जला रहा था। देखते ही देखते उसका पहला रूप और भी बड़ा होने लगा। प्रिया बहुत बुरी तरीके से अब डर चुकी थी। मैं प्रिया को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर प्रिया शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो रोने लगी, लेकिन अब रोने से भी कोई फायदा नहीं था। यह बात तो प्रिया भी अच्छी तरीके से जानती थी। उसके बाद मैंने उसे किसी तरह शांत कराते हुए कहा, देखो प्रिया, अब हमें किसी भी तरह इस भयानक जगह से निकलना होगा। उसके बाद उन सभी के डरावने और खौफनाक चेहरे नजर आने लगे। उन्हें देखकर मेरी तो जान ही निकलने लगी। पहले तो एक ही मुर्दा था, लेकिन अब लगभग कुछ और भी कब्रिस्तान से निकल आए थे। उसके बाद देखते ही देखते वह पूरा का पूरा कब्रिस्तान उन मुर्दों के रंग से भर गया। चारों ओर डर का माहौल पैदा हो चुका था। सच में वह दृश्य मेरी जिंदगी का सबसे भयानक दृश्य था। उसके बाद मैंने कार को कब्रिस्तान से दौड़ाना शुरू कर दिया, मगर कब्रों के अलावा वहाँ पर कुछ और नज़र ही नहीं आ रहा था। लेकिन तभी मेरी नज़र एक रोशनी पर पड़ी। वह रोशनी किसी जगह से आ रही थी। ऐसा लग रहा था वहाँ से निकलने का कोई रास्ता हो। जब मैंने अपनी गाड़ी की लाइट वहाँ पर मारी तो मैंने देखा कि वहाँ पर कुछ और नहीं
बल्कि जिस रास्ते से हम लोग उस कब्रिस्तान के अंदर घुसे थे वो वही रास्ता था। तो मैंने देरी ना करते हुए गाड़ी को भगाना शुरू कर दिया और फिर भगाते हुए उस रास्ते के पास पहुंच गया। लेकिन जैसे ही गाड़ी उस रास्ते के पास पहुंची कि अचानक से हमारी गाड़ी एकदम से पीछे की तरफ अपने आप ही धीरे धीरे खिसकने लगी। यह देखकर मैं तो हैरान रह गया कि आखिर गाड़ी बाहर क्यों नहीं निकल पाई। तभी मैंने देखा कि वहीं पर एक आदमी मुझे खड़ा हुआ नजर आ रहा था। तभी वो आदमी मेरे करीब आया और फिर बोला, अरे भाई साहब, इस कब्रिस्तान में घुसने से पहले इसके बारे में जानना चाहिए था आपको। उसके बाद वह आदमी एकदम से वहां से हवा में गुमसा हो गया। वो आदमी मुझे एक नॉर्मल इंसान सा लग रहा था, लेकिन अचानक से एकदम से वो कहाँ गायब हो गया मुझे बिल्कुल भी पता ही नहीं चला। मगर जब मेरी नज़र पीछे की तरफ पड़ी तो मैं उसे देखकर बहुत ही बुरी तरीके से कांपने लगा। दरअसल वह सारे मुर्दे मेरी गाड़ी के बिल्कुल पीछे की तरफ खड़े थे, जिन्हें देखकर मैं तो बहुत ही बुरी तरीके से अब डर चुका था। अब मैं किसी भी तरह वहां से भागना चाहता था, लेकिन मेरी गाड़ी आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा कि पूरी की पूरी गाड़ी हवा में उठी हो। अब मैं उस हवा को महसूस कर पा रहा था। जब मैंने कार के कांच से बाहर देखा तो पाया कि सच में मैं उस कब्रिस्तान के ऊपर आ चुका हूँ। मगर जब मेरी नजरें नीचे की तरफ पड़ी तब मैंने देखा कि वह मुर्दे मेरी गाड़ी को पकड़कर ऊपर उठा चुके हैं। लेकिन तभी अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने गाड़ी को आराम से नीचे रख दिया। पता नहीं कहां से, मगर मैं उस कब्रिस्तान के अंदर अपने आप ही फिर से दाखिल हो गया। जब मुझे ये लग रहा था कि मैं हवा में हूँ, दरअसल उस वक्त मैं हवा में नहीं था, बल्कि उस रास्ते के बीचों बीच था जहाँ पर एक बहुत ही भयानक रोशनी फैली हुई थी। अब मैं साफ साफ पता कर चुका था कि मुझे यहाँ से 3 दरवाजे पार करने हैं और उनमें से मैंने एक दरवाज़ा तो पार कर लिया था, लेकिन 18 फुट की उस दूरी में अभी एक दरवाज़ा और भी था। दरअसल मैंने वहाँ पर पढ़ा जो उर्दू में लिखा गया था, यहाँ से निकलने के लिए इस भयानक कब्रिस्तान के 3 दरवाजे हमें पार करने होंगे, जिनमें से तीसरा दरवाज़ा खतरनाक साबित होने वाला है। मैं तो उन 2 दरवाजों से भी बाहर नहीं निकल पाया और इनको तीसरे दरवाजे की पड़ी थी। मैं यही सोच रहा था कि तभी प्रिया को एकदम से होश आ गया। जैसे ही प्रिया को होश आया तो प्रिया ने संयम दिखाते हुए मुझसे कहा, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, हमारे ऊपर से यह खतरा बहुत ही जल्दी टल जाएगा। प्रिया की ये बातें सुनकर सच में मुझे एक बहुत ही बड़ा सदमा सा लगा कि मुझ पर चिल्लाने वाली आज मेरी बीवी मेरे ऊपर भड़कने की जगह मुझे हिम्मत दे रही है। सच में उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हिम्मत मिली और मैंने गाड़ी का गियर डाला और फिर जल्दी से भगाकर उस 18 फुट की दूरी में जल्दी से गाड़ी को तेज गति से भगाया और उस दूसरे रास्ते में पहुंच गया। लेकिन जब मैं दूसरे दरवाजे को पार कर रहा था तब मुझे ऐसा लगा कि कोई अजीब सी चीज़ की महक हमारी गाड़ी में दाखिल हो चुकी है। लेकिन मैंने हिम्मत दिखाते हुए उसका सामना करने की कोशिश की, लेकिन तब तक हम तीसरे दरवाजे के अंदर दाखिल हो चुके थे। मुझे तो सब कुछ नज़र आ रहा था, लेकिन प्रिया को ये सब बातें बिल्कुल मालूम ही नहीं थी। वह चुपचाप बस मेरी बगल वाली सीट पर बैठी हुई थी। तभी मैंने देखा कि सामने की तरफ से भागते हुए एक बहुत ही खौफनाक सा आदमी जो मेरी तरफ आने लगा। मैं उसे देखते ही गाड़ी को बैक गियर में लेने लगा, लेकिन तब तक वह मेरी गाड़ी के पास आ चुका था। मैंने गाड़ी के सारे दरवाजे लॉक करके रखे थे, तो ऐसे में उसका अंदर घुसना बहुत ही मुश्किल था। मगर वो कहते हैं ना कि शैतानी शक्तियों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता। उसने बहुत ही जल्दी गाड़ी में प्रवेश कर लिया और उसके बाद हमारी तरफ बढ़ने लगा। लेकिन अब वो हमारी तरफ बढ़ने के बजाय चुपचाप आकर गाड़ी में बैठ गया। मैं तो कुछ समझ नहीं पाया कि आखिर ये हमें मारने आया है या फिर गाड़ी में बैठने। लेकिन जब मेरी नज़र बाहर की तरफ पड़ी तो मैंने देखा कि वह प्रेत तो बाहर ही खड़ा था। इसका मतलब तो यही था कि वह शैतान हमारे साथ छल करने की कोशिश कर रहा था ताकि हम कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ भाग सकें। लेकिन हमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। शायद इसी वजह से अब तक हमारी जान बची हुई थी। लेकिन उसके बाद अचानक से कब्रिस्तान में पहले हमें जो मुझे दिख रहे थे वह सभी एकदम से वहाँ पर प्रकट हो गए
अब एक बार फिर प्रेतों को करीब आता हुआ देखकर हमने अपने भगवान को याद करना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब हमारे पास कोई और चारा भी नहीं था। मैं गाड़ी को आगे की तरफ अब भगाने लगा, लेकिन तभी अचानक से मुझे ऐसा लगा कि गाड़ी का एक पहिया अचानक किसी गड्ढे के अंदर फंस गया हो। गाड़ी का पहिया जैसे ही गड्ढे में फंसा तो मेरी धड़कनें जोर जोर से अब बढ़ने लगी थी, क्योंकि अब मैंने देखा कि वह सारे मुर्दे अब हमारे गाड़ी के करीब आ चुके थे। लेकिन मैं अभी भी गाड़ी का एक्सीलेटर दबाए हुए गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, मगर तभी अचानक से गाड़ी का पीछे का दरवाज़ा एकदम से खुल गया और उस दरवाजे के खुलते ही मैं ये साफ साफ पता लगाने में सक्षम हो चुका था कि यह दरवाज़ा उन मुर्दों के लिए ही खुला है। मेरा दिमाग भी यही बोल रहा था कि पीछे वाला ज़रूर कोई छल होगा, लेकिन यह कोई छल नहीं था, क्योंकि उन सभी मुर्दों की परछाई हमें नज़र आ रही थी। जब वो हमें शैतान नज़र आया था तो उसकी परछाई हमें गाड़ी के दरवाजे पर साफ साफ दिखाई दे रही थी। फिर मैंने देरी ना करते हुए प्रिया को बोला, अब हमें यहाँ से बहुत ही जल्दी भागना होगा। और फिर उसके बाद मैंने अपनी गाड़ी के दरवाजे खोले और फिर सामने दिख रहे उस चमकने वाले दरवाजे के अंदर दाखिल हो गए। हम जैसे उस दरवाजे के अंदर पहुंचे तो हमें ऐसा लगा कि हम कहीं आसमान से धरती की तरफ गिर रहे हैं, और फिर हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके बाद जब हमारी आंखें खुली तो हमने देखा कि इस बार हम उसी कब्रिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं। अपनी गाड़ी को सुरक्षित देखकर मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मैंने गाड़ी का गियर डाला और फिर गाड़ी को भगाता हुआ वहां से बाहर निकल गया। वहां से बाहर निकलने के बाद मुझे थोड़ी चैन की सांस मिली। उसके बाद हम दोनों डरे सहमे होटल पहुंच गए। होटल पहुंचकर इस घटना के बारे में लोगों को बताया तो सभी के सभी बहुत हैरान रह गए। लेकिन मैं जानता हूं कि उस दिन उन 3 दरवाजों के अंदर कितनी खौफनाक घटनाएं हमारे साथ घटी थी। उसके बाद हमें उस रास्ते के बारे में भी पता चल गया था, क्योंकि उस समय उस कब्रिस्तान से निकलने के बाद हमें एक आदमी भी दिखा। उसने हमें वो रास्ता बताया, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि आखिर वह आदमी रात में वहां पर क्या कर रहा था, और वह भी उस भयानक कब्रिस्तान की जगह। उस वक्त मेरा भी दिमाग काम करना बंद कर चुका था। खैर जो भी हो, आज भी मुझे और मेरी वाइफ के सही सलामत निकलने पर बहुत ही खुशी है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।